नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुनीता आपका अपने चैनल प्लस माइनस पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम कराएंगे समास। समास या फिर हम देख सकते हैं कि भी शब्द संरचना की इकाइयां कितनी होती हैं। ये एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा कि शब्द संरचना की कितनी इकाइयां होती हैं। शब्द संरचना की इकाइयां कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन सब के द्वारा हम संयोग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। संधि में भी हम नए शब्द का निर्माण करते हैं, समास में भी नए शब्द का निर्माण करते हैं और उपसर्ग लगाकर भी हम नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय लगा करके भी हम नया शब्द बनाते हैं। आज हम समास पढ़ रहे हैं। समास में क्या होता है कि समास का अगर हम विच्छेद करें, इसको हटा दें, मतलब इसका विग्रह करें, तो क्या हो जाएगा? सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का मतलब होता है समीप, नज़दीक, समीप। और आस, आस का मतलब क्या होगा? बैठना, बैठना या बैठाना या बैठाना। अब इसी आस शब्द से बना है जो कई बार आ जाते हैं आसन और आसन्न और आसन्न, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है, आपका पूछ लिया जाता है कि युग्म शब्दों में आ जाता है कि भाई इन शब्दों में, युग्म शब्दों में इनके मतलब क्या हैं। युग्म शब्द दे दिए जाते हैं और उनके मतलब आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आसन तो क्या होगा? बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। और आसन तरीका, भाई बैठने का तरीका क्या है, किस तरीके से बैठा गया है, बैठने का तरीका। अब हम इसमें कि भाई समास, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्वेश्चन आ जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ बताइए, या संक्षिप्त, या संक्षिप्त। अब समास का कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर के विलोम शब्द बताइए। समास का विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द क्या होगा? विच्छेद नहीं होगा, व्यास होगा। क्या होगा? व्यास। इसका भी अगर हम विग्रह करें तो वी प्लस आस। आस का मतलब तो बैठना ही, और वी अन्य, अन्य जगह बैठना, अन्य मतलब अन्य स्थान। विग्रह करें हम, इसका विलोम शब्द बता रहे हैं ना कि विरोध, समास का उल्टा, यानी समीप बैठना, अन्य जगह बैठना, अन्य दूसरी जगह, विपरीत है, विलोम बता रहे हैं तो अन्य। और संधि का विलोम शब्द हो जाता है, आपसे पूछ लिए, संधि का विलोम शब्द हम विग्रह भी लिख देते हैं और कई बार विच्छेद भी दे देता है एग्जामिनर। ध्यान रखना, अगर आपके एग्ज़ाम में ये दोनों दिए गए हैं, विग्रह भी और विच्छेद भी, अगर ये दोनों दिए गए हैं तो तीसरे नंबर पर ज़रूर जाना, क्योंकि वह दे सकता है कि उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो उसको ज़रूर देखना यदि दोनों दिए गए हैं, और अगर दोनों नहीं दिए गए हैं तो पहला विग्रह होगा। तो पहले क्या होगा? संधि का विलोम शब्द क्या होगा? विग्रह होगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि भाई समास की परिभाषा क्या होगी। ये तो था एक पीछे से छोटा सा एक विवरण था कि भाई समास होता क्या है, समास का मतलब क्या है। समास की परिभाषा क्या होगी कि जब समास शब्द किससे बनता है? दो शब्दों के मेल से बना है समास।
समास शब्द जो है, समास शब्द क्या है? दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से हैं? सम प्लस आस, सम धन आस, सम प्लस आस क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बना है। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी कि भाई दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से, क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल, सार्थक शब्दों के मेल, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा कि भाई ज़्यादातर दो, लेकिन अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, तीन भी हो सकते हैं। तन मन धन, तन मन धन, मन कर्म वचन, यानी कि भाई मैं अपने देश की सेवा तन मन धन से, यानी तन से भी, मन से भी और धन से भी, मैं हर इस काम को मन क्रम और वचन के साथ पूरा करूँगा। तो ये क्या कहलाते हैं? ये समास के भेद है। लेकिन ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। क्या है? दो या दो से, मतलब तीन तीन शब्द हैं ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। अब समास जो है वो कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। कई किताबों में आपने देखा होगा कि 4 भी बहुत बताते हैं, लेकिन 4 नहीं 6 ही होते हैं। अगर कोई टिक आता है तो 6 ही। कौन कौन सा? समास के कितने भेद हैं? समास के भेद कितने? 6। अब आप ऐसे नहीं 6 लिखेंगे, 6 ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है 6। अवैभव, अवैभाव समास। दूसरा आपका आ जाता है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा आपका आ जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे व है, नीचे क्या है? व, द्वंद्व व, इसको क्या है कि ये पूरा होता है जिसके नीचे लगा, लेकिन ये जो पहला अक्षर है ये आधा है, दूसरा पूरा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यह गलत नहीं होगा। द्वंद्व समास। चौथा है आपका बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। अब हैं तो यही 4, लेकिन तत्पुरुष के 2 कर देते हैं हम भाग। कौन कौन सा हो जाता है? एक तो द्विगु, क्या होगा? द्विगु समास, और एक होगा क्रमधार्य, एक होगा क्रमधार्य। ये नहीं है कि इसके पार्ट हैं, हम इसके पार्ट भी बता सकते हैं इसको कि इसके पार्ट भी हैं, लेकिन ये अलग भी हैं। इसको केवल इतना कहा गया है कि भाई इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा, उसमें दूसरा पद प्रधान होगा। अब इनकी अगर हम
देखें कि भाई पदों के हिसाब से हम समास को देखें कि भाई कौन सा पद किस में। अब दो पद हैं, जैसे मैंने दे दिया नीलकंठ, नीलकंठ, दो पद है नील और कंठ, नील और कंठ, नीलकंठ, दो पदों से मिलकर जो है वो बना है पूरा समास, नीलकंठ। अब ये दो पद, इसमें कौन सा पद प्रधान है और कौन सा गौण है। तो कंठ की विशेषता बताई है कि कंठ कैसा है, नीला है। कंठ की विशेषता बताई है कि कंठ कैसा है, नीला है। सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। क्या होता है कि जब दो पद, अव्ययीभाव समास यानी दो पद बताया हमने, क्या बताया, दो पद। अब जैसे अभी बताया था कि दो पद कौन से होते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ यथा संभव, यथा संभव, यथा और संभव, संभव के योग्य या यथा संभव। अब यथा संभव, यथा यानी इसमें क्या होगा कि पहला पद प्रधान होगा। दो पद है ना, पहला पद क्या है, पहला पद। पद के अनुसार मैं आपको समास को बता रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, तत्पुरुष समास में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा, दूसरा पद। द्वंद्व में क्या होगा, दोनों, द्वंद्व में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुब्री में क्या होगा, कोई अन्य, कोई अन्य, कोई अन्य। ये पहला, दूसरा, दोनों और कोई अन्य, ये इस प्रकार से इनके पद के अनुसार, पदानुसार इनको विभाजित किया है। ये ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेंगे कि भाई क्या है कि पहला यानी अव्ययीभाव समास क्या होता है, पहला पद प्रधान होगा, दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, और तीसरा क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होगा कि दोनों पद प्रधान होंगे, और बहुब्री समास में कोई अन्य, बहुब्री समास में क्या होगा, कोई तीसरा पद यानी कोई अन्य पद प्रधान होगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि भाई पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय, अव्यय आपने पढ़ा था कि भाई अव्यय होता क्या है, जिसमें लिंग वचन और कर्म, लिंग वचन काल और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन काल और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भरपेट, जैसे भरपेट, अगर हम इसको एक सेंटेंस, एक वाक्य बना दिया जाए कि मोहन ने भरपेट भोजन किया, भरपेट भोजन किया। अब ये भरपेट क्या है, लिंग वचन और काल और कारक के अनुसार इसका परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ मोहन की जगह हम राधा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राधा भी कर सकते हैं कि भी राधा ने भरपेट भोजन किया, लेकिन इस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भरपेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे हम यहाँ पर राधा लिखें, माला लिखें, या फिर मोहन लिखें, सोहन लिखें, राधा लिखें, ठीक है, राम लिखें, श्याम लिखें, कुछ भी लिखें, या कोई भी शब्द लिख दें हम जिसे लिंग वचन काल और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। यानी इसका अगर हम परिभाषा देखें तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, उन्हें अव्ययीभाव समास कहते हैं। समास कहते हैं।
अब अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का अगर मतलब निकाले कि परिवर्तन ना होना। अव्यय क्या होता है? अभी बताया मैंने कि परिवर्तन नहीं होना, न होना। हमने पढ़े थे ना विकारी और अविकारी। विकारी क्या थे? विकारी शब्द में, अब अविकारी शब्द को हमने अव्यय भी कहा था, तो वो सारा का सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो इसलिए अव्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि भाई इसमें अब अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो क्या होगा? इस समास का क्या होगा? प्रथम पद उपसर्ग होगा। अगर पहचान मैं आपको बता दूं कि भाई पहचान क्या होती है इसकी, कि इस समास का प्रथम पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? प्रथम पद उपसर्ग होगा। और दूसरा क्या होगा? एक ही शब्द की आवृत्ति होगी। एक ही शब्द की आवृत्ति होगी। ठीक है, ये समझ में आया कि भाई अव्ययभाव समास क्या होता है। अव्ययभाव समास में क्या होगा कि इसका पहला पद प्रधान होता है, और अव्यय का मतलब क्या होगा कि परिवर्तन नहीं होना। पहचान इसकी क्या है कि भाई अव्यय जो है इसमें क्या पहचान होगी कि भाई इसका पहला जो पद होता है वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। और दूसरे में क्या आ जाएगा? रिपीटेड शब्द आएंगे, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, इस प्रकार के शब्द क्या आ जाते हैं। अब उपसर्ग कौन कौन से आते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। उपसर्ग कौन से आएंगे? जैसे अनु, आ, प्रति, अनु, आ, प्रति। अब हमने यह लिखा था यथा संभव, यथा, अनु, आ, प्रति, यथा। इस प्रकार के जो आते हैं वह उपसर्ग जो है उपसर्ग आते हैं। अब इस आधार पर ये जो इसके हमने ये बताया, दो बातें आपको बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? कि इसका प्रथम पद उपसर्ग होगा और एक ही शब्द की आवृत्ति होगी। इस आधार पर हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास के दो उपभेद हैं। क्या हैं? दो उपभेद हैं। दो उपभेद हैं। कौन कौन से? अव्यय पद पूरक, और दूसरा क्या है? नाम पद पूरक। अव्यय पद पूरक यानी पहला जो इसके जो पूरा पद होगा उसका पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा, और वह क्या होगा? उपसर्ग होगा। वह क्या होगा? उपसर्ग होगा। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर है कि भाई इसमें समास के भेद नहीं पूछे जाते कि भाई अव्ययभाव समास के उपभेद कितने हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाता है वेब पेपर में। लेकिन आपको छोटी से छोटी बात की जानकारी हो सकती है। क्या पता कब एग्जामिनर आपसे कोई इस प्रकार के सवालों का भी बारे में पूछ ले। तो अव्यय पद पूर्व क्या होगा कि अव्यय पद पूर्व से मतलब है कि भाई अव्यय के पूर्व पद में उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। इसमें क्या आएंगे? उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं किसमें? अव्यय पद पूर्व में। अव्यय पद पूर्व में किसके उदाहरण आते हैं? उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। जैसे प्रतिकूल, इसका विग्रह करेंगे प्रति प्लस कूल। यथा संभव क्या होगा? यथा प्लस संभव। यथा संभव। और बेसहारा क्या होगा? बे प्लस सहारा
बेईमान, बेईमान, बे प्लस ईमान, बेईमान, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो इसमें आते हैं। जैसे आजन्म, भरसक, भरपेट, इस प्रकार के शब्द, भरपाई, बदनाम, ऐसे शब्द किस में आ जाते हैं? अव्यय पद पूर्व में आते हैं। कौन कौन से आते हैं अव्यय पद पूर्व में? आपको बताया कि भाई प्रतिकूल, यथासंभव, आजन्म, भरसक, भरपेट, इस प्रकार के शब्द जो है वो किस में आते हैं? अव्यय पद पूर्व में। पहली बात, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आपको यही पता चल जाएगा कि भाई अव्यय पद पूर्व में क्या होगा? उपसर्ग लगेगा। क्या लगेगा? उपसर्ग लगेगा। यानी उपसर्ग का मतलब जब हम उपसर्ग कराएंगे तब बताएंगे। यानी वह शब्दांश, यानी वे शब्द के अंश जो शब्द के साथ लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ईमान पर बे उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? बेईमान। ईमान बहुत अच्छा और बेईमान बहुत गलत। तो इस प्रकार से शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्दों के अर्थ बदल देने वाले शब्द। क्या? उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब है नाम पद पूर्व। क्या है? नाम पद पूर्व। नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व में क्या हो जाता है कि भाई यह एक एक, अगर हम इसको लिख देते एक एक, एक एक, इसको लिखेंगे एका एक, एका एक। अब अगर संधि में जब हम ये आ जाता है एक एक तो हम एकैक लिखेंगे। क्या लिखते हैं? एकैक। कि क और ए मिल करके क्या बनता है? आई बनता है। क और ए मिलकर क्या बनता है? आई बनता है। लेकिन समास में ऐसा नहीं है। समास में हम लिखेंगे एका एक, यानी एका एक। समास का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी पद होते हैं हमें विग्रह करते समय उन्हीं पदों को इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। यानी जब हम समास का विग्रह करते हैं तो वह पद अवश्य ही आने चाहिए। जैसे यथा संभव, यथा और संभव विग्रह किया तो यथा संभव, संभव के योग्य, यानी यथा के अनुसार, यथा संभव। ठीक है। अब ऐसे इसमें लिख देते हैं दिनों दिन, जैसे रिपीटेड है, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ। ये इसमें क्या आ जाते हैं? यह समास में एक शब्द की आवृत्ति। नाम पद पूर्व में क्या आ जाता है कि शब्द की आवृत्ति आती है। नाम पद पूर्व में क्या होगा? शब्द की आवृत्ति आती है। जैसे बीचों बीच, बीचों बीच, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो आवृत्ति वाले शब्द होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? नाम पद पूर्व में आते हैं। नाम पद पूर्व में आते हैं। समझ में आया होगा आपको कि भाई जिस समास का अवैभव समास, क्या कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, क्या कहलाता है? अवैभव समास कहलाता है। अब इसकी दो बातें याद करनी है कि अवैभव समास में क्या होगा? पहला पद तो प्रधान होगा ही, साथ में क्या होगा? उपसर्ग लगेगा। साथ में क्या होगा? उपसर्ग लगेगा। और रिपीटेड शब्द, यानी एक शब्द की आवृत्ति आएगी। दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास का मतलब क्या होगा? तत् प्लस पुरुष। इसका अगर हम विग्रह कर दें, तत् प्लस पुरुष, तत् पुरुष, तत् पुरुष, यानी उसका, तत् मतलब उसका। संस्कृत में अगर हम देखेंगे तो तत्, उसका, पुरुष आदमी, उसका आदमी। अब इसके जो क्या है कि तत्पुरुष जो है वो क्या है कि दो शब्दों के मेल से बना है। क्या है? यह तत्पुरुष समास जो है वो क्या है? दो शब्दों के मेल से बना है। क्या है? दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है। किस किस से? तत् और पुरुष, तत् और
तत्पुरुष। अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होगा कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता। ठीक है, क्या तत्पुरुष समास क्या है? क्या तत्पुरुष जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है और इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह क्या होगा, तत्पुरुष समास का तत्पुरुष समास होगा। अब हमने कारक भी नहीं पढ़े हैं वैसे तो, लेकिन इसके जो उपभेद होंगे, किसके, तत्पुरुष समास के जो उपभेद होंगे वो सारे के सारे किस में कहलाते हैं, कारक में आएंगे। कारक में क्या, प्रथम और अष्टम यानी पहला और आठवां कारक छोड़ करके, पहला और आठवां कारक छोड़ करके, यानी कर्म से अधिकरण कारक तक, कर्म से अधिकरण कारक तक तत्पुरुष समास के भेद हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। क्या है, उपभेद हैं। कौन कौन से, जैसे ये मैंने बता तो दिया, कर्म से अधिकरण तक, यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इस प्रकार के 6 भेद हैं, इसके 6 उपभेद हैं। क्या हैं, 6 उपभेद हैं। कौन से, कर्म को ये क्या है, इनकी विभक्ति हैं। क्या है, विभक्ति हैं। कौन सी, कर्म को, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को, करण की से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर। अब हम इसका कराते कर्म को, कर्म कारक यानी कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है कि भाई इसके 6 उपभेद हैं। कर्म कारक, कर्म कारक में क्या होगा, जैसे इसका हम उदाहरण ले लेते हैं, शरणागत, शरणागत, इसका यानी शरण को आगत, यानी जो आपकी शरण में आया है, शरण को आगत, शरणागत, सॉरी शरणगत, आगत और गत, आगत यानी आना, गत यानी जाना, शरणगत यानी चला गया, या हमारी शरण से चला गया, शरणागत, आगत यानी हमारी शरण में आया है, शरण को आगत। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या आ जाएगा, शरण को आगत, शरण को आगत, शरण को आगत यानी कर्म को विभक्ति आई, शरण को आगत। अब एक और, जैसे चिड़ी मार, क्या, चिड़ी मार क्या हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला, क्या हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। ये था कर्म तत्पुरुष। अब हम एक और ले लें, जैसे ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम को गया, ग्रामगत, ग्रामागत नहीं है, नहीं, ग्रामगत यानी ग्राम, गांव को गया, गांव को गत।
बताया ना कि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल, जो हमारे ये दो पद हैं ग्राम और गत, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हम विग्रह करते समय करना है, हमें विग्रह करते समय करना है। दूसरा आ जाता है करण तत्पुरुष। क्या आ जाएगा? करण तत्पुरुष। अब इसका आ जाता है विभक्ति से और के द्वारा, से और के द्वारा। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले देते हैं, तुलसी कृत। तुलसी कृत, कृत यानी रचना, तुलसी की रचना, तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी है वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। व्यासकृत, व्यासकृत यानी व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी ने क्या लिखा है? महाभारत लिखा है। तो क्या लिख देंगे? व्यासकृत। क्या हो जाएगा? तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। अब ये नहीं, तुलसी से कृत नहीं आएगा, तुलसी के द्वारा कृत। क्या आ जाएगा? तुलसी के द्वारा। तुलसी से कृत शब्द शुद्धि से, शब्द शुद्धि के नियमानुसार गलत हो जाएगा। व्यासकृत, व्यास के द्वारा कृत। क्या आ जाएगा? व्यास के द्वारा, व्यास के द्वारा कृत, व्यास के द्वारा कृत। ठीक है। अब हम लिख देते हैं जैसे हस्तलिखित। हस्तलिखित, हस्तलिखित क्या हो जाएगा? हस्तलिखित। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। क्या हो जाएगा? हस्त से लिखित नहीं होगा, हस्त के द्वारा लिखित। क्या हो जाएगा? हस्त के द्वारा लिखित। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, छोटी सी बात है कि भाई जो हम बात करते हैं कि के द्वारा का प्रयोग सजीव वस्तुओं के साथ किया जाता है, ये याद रखने योग्य बात है कि जब हम के द्वारा मैं बोल रही हूँ तो ये क्या, के द्वारा जो है वो किसके साथ होगा? के द्वारा किसके साथ होगा? सजीव, सजीव वस्तुओं के साथ, सजीव वस्तुओं के साथ। समझ में आई बात? कि तुलसीकृत यानी तुलसीदास जी तो सजीव है ना, इंसान है। तुलसीकृत तो तुलसी के द्वारा। अब हस्तलिखित, हाथ भी सजीव है तो हाथ। व्यासकृत, व्यास भी सजीव है। तो क्या होगा कि भाई के द्वारा का प्रयोग, के द्वारा विभक्ति का प्रयोग सजीव वस्तुओं के साथ किया जाएगा और से का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ। से का प्रयोग किसके साथ हो जाएगा? से का प्रयोग निर्जीव के साथ। से का प्रयोग किसके साथ होगा? निर्जीव। किसके साथ होगा? निर्जीव के साथ। किसके साथ होगा? निर्जीव के साथ होगा। समझ में आई बात? किसके साथ होगा? निर्जीव के साथ होगा। ये बात आपको कर्ण तत्पुरुष में दो विभक्तियां थी, से और के द्वारा। अब से तो जो है वो निर्जीव वस्तुओं के साथ इसका प्रयोग होगा और के द्वारा सजीव वस्तुओं के साथ इसका प्रयोग होगा। सजीव वस्तुओं के साथ इसका प्रयोग होगा। अब आ जाता है संप्रदान। क्या आ जाता है? संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में क्या आ जाएगा? के लिए। क्या विभक्ति है? के लिए। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो क्या है? के लिए। संप्रदान के लिए। जैसे अब हम उदाहरण लिख देते हैं कि भाई पाठशाला, पाठशाला। अब क्या लिखेंगे? पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। हाँ, रसोई घर, रसोई घर।
रसोई के लिए घर, के लिए घर। विद्यालय नहीं, पाठशाला, रसोई घर, और इसमें आ जाता है घुड़साल। क्या आ जाएगा? घुड़साल। घोड़ों के लिए शाला यानी घर, घोड़ों के लिए शाला। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। जैसे हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किस में हो जाता है? संप्रदान कारक में होता है। सॉरी, संप्रदान समास, संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष समास में। अब आ जाता है अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष, अपादान, अपादान का मतलब होता है से, अपादान से। विभक्ति क्या होगी? से या से अलग। जल जात, जल से जात, जल, जल जात, जल जात, जल से जात। ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है आशातीत, आशातीत, आशा से तीत, यानी हमें आशा है पूर्ण रूप से कि भाई हमारा कार्य सफल होगा ही होगा, आशा से तीत। ठीक है। अब आपका आ जाएगा, जैसे हम लिख देते हैं जन्मांध, जन्म आंध। क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। ठीक है, जन्म से अंधा। अब ये है अपादान, यानी से विभक्ति का प्रयोग होता है अपादान तत्पुरुष समास में। संबंध तत्पुरुष क्या आ जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसका क्या है विभक्ति? का, के, की, का, के, की। ना ने नी रा रे री इसमें नहीं होगा, इसमें ना ने नी रा रे री इसमें समास में नहीं होगा। जैसे कठपुतली, क्या लिख देंगे? कठपुतली। क्या है? काठ की पुतली, काठ की पुतली। मतलब काठ की पुतली, क्या बता दिया कि काठ की पुतली। कैसे? की पुतली, कठपुतली। पुतला क्या होता है? पुतला बना देते हैं किसी का बनावटी। जैसे हम जब दशहरे पर रावण का पुतला बनाते हैं, रावण मेघनाद कुंभकर्ण का, वैसे ही लिख दिया कठपुतली, काठ की पुतली। अब आ जाएगा आपका पनघट, पनघट, घट, पन पानी, और घट मतलब घाट, यानी पानी लाने की जगह जहाँ पर पानी प्राप्त होता है। पन के, पन का घाट, पन का घाट। क्या होगा? पनघट। पनवाड़ी, पनवाड़ी दुकान, यानी पन की वाड़ी। वाड़ी का मतलब क्या होगा? दुकान। पन की वाड़ी, पनवाड़ी। इस प्रकार से क्या है? संबंध तत्पुरुष। जैसे राष्ट्रपति, पति मतलब स्वामी, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी। हाँ, इस प्रकार से ये सब क्या हैं? संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब आता है आपका अधिकरण।
अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या आ जाता है? में और पर। विभक्ति क्या है? में और पर। में और पर विभक्ति हैं। में और पर, जैसे हर फन मोला, ये तीन मैंने बोला था ना कि दो या दो से अधिक। हर फन मोला, फन मोला, हर फन मोला यानी हर एक कला में निपुण। मोला हर एक, हर मतलब प्रत्येक, फन मतलब कला, मोला यानी हर एक कला में निपुण, हर एक कला में निपुण। आप बीती, आप बीती क्या हो जाएगा? आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती क्या हो जाता? कवि पुंगव, कवि पुंगव। पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, सभी कवियों में श्रेष्ठ। कवि में पुंगव, कवि में पुंगव। ठीक है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे निपुण, कवि पुंगव मतलब हर एक कवि में श्रेष्ठ, हर कवि में श्रेष्ठ कवि, कवि पुंगव, कवि पुंगव। एक नए तत्पुरुष और होता है जिसमें खाली नकारात्मक मतलब नहीं वाली बातें दी जाती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर किस में होता है? संस्कृत शब्दों में होता है। क्या होगा? नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। इसमें क्या कहते हैं कि संस्कृत में प्रयोग होता है निषेध के लिए। इसका प्रयोग किस में होता है? संस्कृत में होता है। संस्कृत में प्रयोग होता है किसके लिए? निषेध के लिए। किसके लिए? निषेध के लिए। इसमें कुछ उपसर्ग आते हैं, इसमें कुछ उपसर्ग भी आते हैं, कुछ उपसर्ग भी आते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे ए अन, ए अन, ने, ना आदि, आदि। जैसे अटूट, अटूट, ना टूटने वाला क्या होगा? ना टूटे, अटूट ना टूटे, न टूटे। अनिच्छा, अनिच्छा बिना इच्छा के हैं। अनपढ़ बिना पढ़ा हुआ। और नगण्य, नगण्य, न गण्य नहीं, ना गिना जा सके। क्या हो जाएगा? ना गिना जा सके, नगण्य। तो आज मैंने आपको कराया अवयभव समास और तत्पुरुष समास। अवयभव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। उसमें दूसरे में क्या होता है? तत्पुरुष समास में क्या है कि भाई दूसरा पद प्रधान होता है और उसके 6 उपभेद होते हैं। और 6 उपभेद किसके होते हैं? सभी कारक यानी प्रथम कारक और अष्टम कारक यानी पहला और आखिरी कारक को छोड़ करके सभी भेद जो हैं वो कारक के सभी भेद तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। आशा है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।